नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक ही विषय पर एडिटोरियल और विडिटोरियल दोनों मैं कभी करना नहीं चाहता। मुझको लगता है थोड़ी विविधता रहनी चाहिए। मुझको अगर अखबार में लिखने और कैमरे के सामने बोलने की छूट मिली हुई है, ये मौका मिला हुआ है, बड़ा मौका है, तो मुझको दो अलग अलग मुद्दों पर लिखना चाहिए। एक अलग विषय तय करके मैं यहाँ आया था, लेकिन एडिटोरियल लिखते लिखते दिमाग उलझ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो फौजी तनातनी चल रही है, एक दूसरे पर जो हमले चल रहे हैं, उससे परे कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी मुझको लगता है कि दोनों देशों के लोग लगातार इसी मुद्दे के बारे में सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे, कोई अमन की बात कर रहे होंगे, शायद गिनती में कम लोग जंग के फतवे दे रहे होंगे, शायद गिनती में ज़्यादा लोग। मुझको हैरानी नहीं है उसमें। मुझको ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक बात कही थी, हिंदुस्तानियों के बारे में कही थी उन्होंने, क्योंकि उनको इसी देश के बारे में कहने का ज़्यादा हक था। हो सकता है ये बात उसी हद तक, उससे कुछ ज़्यादा या कुछ हद तक पाकिस्तान के लोगों पे भी लागू होती हो। जस्टिस काटजू ने कहा था कि 90% इंडियंस आर इडियट्स। मुझको भी लगता है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मुझको लगता है कि जब समझदारी की कोई बात करने का मौका रहता है तो फतवों में डूब जाते हैं हिंदुस्तानी लोग और पाकिस्तानी लोग भी। मैंने वहाँ के लोगों के बारे में भी जितना पढ़ा है, जितना मेरे जान पहचान के लोग दोनों तरफ हैं, तो मुझको लगता है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों जगह लोग जो हैं जंग के फतवों में डूब जाते हैं। समझदारी की बात करने वाले कम रहते हैं और सरकार चलाने वाले लोग चूंकि चुनाव से जीत कर आए रहते हैं, तो उनको ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि वोट देने वाले जो लोग हैं उनकी हसरतों का क्या होगा। अगर जंग थम जाएगी तो उनकी हसरतों का क्या होगा। आपको ध्यान है ना, जिस वक्त 370 खत्म किया गया था कश्मीर में, उस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग उत्साहित हो गए थे कि कल जाके वहाँ ज़मीन खरीदेंगे, उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे, कश्मीरी लड़कियों से, खूबसूरत लड़कियों से शादी करेंगे। ऐसा बहुत कुछ लिखा गया था सोशल मीडिया पर। मैं नहीं जानता अभी तक कितने लोग जाकर ज़मीन खरीद सके हैं। पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने एक वक्त कहा था कि हम घास की रोटी खाकर जिंदा रह लेंगे, लेकिन हम परमाणु बम बनाएंगे। और पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाए भी हैं। एक खतरनाक नौबत है, मैं आपको कह सकता हूं। दोनों देशों के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं। ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे 500,000 किलोमीटर तक उनको पहुंचाया जा सकता है, उन परमाणु हथियारों को। और इन दो देशों में से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से कम पाकिस्तान ऐसा है जिसके 2 मंत्रियों ने पिछले 15 दिन, महीने भर में एक से ज़्यादा बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही है। वहाँ के एक रेल मंत्री का बयान मैं सुन रहा था, जो कह रहे थे कि हमने परमाणु हथियार सजा के रखने के लिए नहीं बनाए हैं और हमारे हर परमाणु हथियार का निशाना हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से पे रखा गया है। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक गैर जिम्मेदारी की कोई और बात हुई है। पूरे यूरोप और अमेरिका की मदद से जो यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, रूसी हमले के जवाब में, उस यूक्रेन के खिलाफ भी रूस ने परमाणु हथियारों की तरफ केवल इशारा किया है, इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के मंत्री अधिक लापरवाह हैं, उन्होंने परमाणु हथियारों की बात कही है, जो एक बहुत खतरनाक बात है। दुनिया का कोई देश आज परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि किसने एक दिन सोचा था सितंबर 11 के पहले
कि कोई एक आतंकी जो है 2 हवाई जहाज भेजेगा जो जाकर अमेरिका की शान की तरह खड़े हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को मिट्टी में मिला देंगे, हजारों लोगों को मार डालेंगे। किसने सोचा था? अमेरिका जैसा देश जो कि किसी भी आतंकी और फौजी हमले के खिलाफ दुनिया का सबसे ताकतवर, संपन्न और सक्षम देश माना जाता था, उसकी नाक थी वो इमारतें एक किस्म से। पल भर में ओसामा बिन लादेन के आतंकियों ने, हवाई जहाज़ों ने गिरा दी वो इमारतें। इसलिए मुझको धर्मांध आतंकियों की ताकत को लेकर कोई संदेह कभी नहीं रहता। अब जो पाकिस्तान के हिमायती देश हैं, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। और अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। मैं बताऊं आपको, चीन और अमेरिका में से किसी ने नहीं कहा है पाकिस्तान के मंत्रियों के ऐसे बयानबाजी पर जो उन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर की है। खतरनाक नौबत है ये। कुल एक खबर ऐसी आई है जिसकी वजह से मैं आज इस मुद्दे पर कैमरे के सामने बोल रहा हूं। कुल एक खबर। बाकी तो जो तनातनी चल रही है, दोनों तरफ हमले चल रहे हैं, मैं उसको लेकर इतना फिक्रमंद नहीं था। लेकिन एक खबर आई है जिसको लेकर मैं बड़ा फिक्रमंद हूं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि परमाणु हथियारों के लिए जो वहां पर सबसे अधिकार संपन्न और जिम्मेदार जो संस्था है, राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी, नेशनल कमांड अथॉरिटी, उसकी कोई बैठक हुई नहीं है, उसकी कोई बैठक तय नहीं हुई है। ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। क्यों कहने की नौबत आई है ऐसी? ये अभी 2 घंटे पहले की बात है, 12 बजे कहा है उन्होंने। क्यों नौबत आई ऐसा कहने की? मैं बतला रहा हूं आपको, जो मेरी फिक्र का सामान भी है। आज सुबह पाकिस्तान की सेना ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। आप समझिए इस बात को। परमाणु हथियारों पे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में जो अथॉरिटी है, संयुक्त कमांड नाम है उसका, उसमें फौजी अफसर भी रहते हैं, सबसे बड़े अफसर, और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जैसे कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी उसमें रहते हैं। आज सुबह फौज के एक अफसर ने जानकारी दी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। और ये बयान, पाकिस्तान की फौज का यह बयान, अमेरिका के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच टेलीफोन पे एक बातचीत के बाद ये बयान आया था पाकिस्तानी फौज के। पाकिस्तानी फौज ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने परमाणु कमांड की बैठक बुलाई है। कुछ घंटे के भीतर वहां के रक्षा मंत्री को इसका खंडन करना पड़ा है। मैं नहीं जानता कि पर्दे के पीछे से किस देश ने उनको अकल दी, किसने दबाव डाला, किसने नसीहत दी, किसने धमकी दी। मैं नहीं जानता किसने क्या किया। खराब नौबत है ये। 4 दिन हुआ है अभी दोनों देशों के बीच टकराव शुरू हुए, 4 दिन हुआ है कुल। पहलगाम के करीब 2 हफ्ते बाद भारत ने पहला हमला किया, 9 जगहों पर मिसाइल दागे और कहा कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, हमने किसी फौजी ठिकाने पर हमला नहीं किया है, ये भारत ने कहा था। अब मैं सोच रहा हूं कि ये 4 दिन की तनातनी में परमाणु हथियार की बात, वहां का एक मंत्री पहले से बोलते आ रहा था, दूसरा मंत्री भी बोल रहा था, अब वहां की फौज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परमाणु हथियारों की कमांड जो है उसकी बैठक बुलाई है, जिसमें फौजी अफसर और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब बैठेंगे। क्या हो रहा है ये? 2 देश अगल बगल में बसे हुए, दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। मैं इस बात की फिक्र पहले से करते आ रहा हूं, बार बार लिखता हूं इस बात को। हमको, आपको सबको ये समझने की ज़रूरत है। हमने हिरोशिमा नागासाकी पर देखा हुआ है
परमाणु हथियारों का क्या असर होता है हमने देखा हुआ है। मुझको अभी लगता नहीं है कि चीन और अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को किसी परमाणु हथियार की तरफ हाथ बढ़ाने देंगे, लेकिन क्या किसी को ये लगता था कि ओसामा बिन लादेन इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों को गिरा देगा और अमेरिका की पूरी इज्जत को मटिया मेट कर देगा? और क्या किसी को लग रहा था कि जो आयरन डोम कहता था इजराइल अपने देश को, कि पूरा फौलादी कवच है, फौलादी कवर है पूरा इजराइल के ऊपर, पंछी भी पर नहीं मार सकता। उसमें पानी के रास्ते, जमीन के रास्ते, छोटे छोटे ऐसे ग्लाइडर किस्म के ऐसे प्लेन बनाकर, एयरक्राफ्ट बनाकर हमास के आतंकी, हमास कोई वैज्ञानिक संगठन नहीं है, कोई फौज नहीं है किसी देश का, उसके आतंकियों ने इजराइल में वो घुसपैठ की और 1000-1200 लोगों को कुछ घंटों में मार डाला और कुछ 100 को किडनैप करके, 100-200 को किडनैप करके गाजा वापस आ गए। इजराइल जो कि निगरानी में, फौजी उपकरणों में, जासूसी में दुनिया का अव्वल देश माना जाता है, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचता है, उसके सेल्समैन जो है उनके मुंह पर कालिख पुत गई 2 मिनट में कि तुम अपने देश को नहीं बचा पाए हमास के हमले से। ये अलग बात है कि इजराइल के फौज ने बाद में जो किया, बाद में कई चीजें हो सकती है। बाद में तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकी मिलिट्री ने मारा, पाकिस्तान की सरकार को बताया तक नहीं, मारा, डेड बॉडी लेके चले गए, बाद में सवेरे आप रोते चीखते रहो पाकिस्तान की सरकार। किसी लेड के ताबूत में ओसामा बिन लादेन को बंद करके समंदर में कहीं दफन भी कर दिया, ऐसा अमेरिका का कहना है। बाद में कई चीजें हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आपका पड़ोसी जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है, वो अगर परमाणु हथियार लेके बैठा हुआ है, ये दोनों देशों पे लागू होती है बात, और भारत और पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पे एक और बात लागू होती है कि धर्म पर आधारित देश है पहला, वहां फौजी डिक्टेटरशिप पहले आ चुकी है, 1 से ज्यादा बार वहां पर फौजी हुकूमत आ चुकी है, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं आई है। हिंदुस्तान एक कामयाब लोकतंत्र है और पाकिस्तान एक असफल लोकतंत्र है, ये फर्क है। पाकिस्तान में उधर से तालिबानी लोग आकर वो वहां पर आतंकी संगठन चलाते हैं, खुद पाकिस्तान में मस्जिदों में नमाज के वक्त आत्मघाती लोग घुस जाते हैं, दर्जनों लोगों को मार डालते हैं। कम से कम 2 प्रदेश पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पर स्थानीय बगावत इतनी बड़ी चल रही है कि मिलिट्री भी काबू कर पा रही है। मैं आपको बतलाऊं, हम जाने वाले थे पाकिस्तान से होते हुए, ईरान से होते हुए फिलिस्तीन जाने वाले थे, 2010-11 की बात है। तो हमको पाकिस्तान के आगे बढ़ने से पाकिस्तान की सरकार ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का इलाका जो है उसको हमारी फौज काबू नहीं कर पा रही है, और आप 55 हिंदुस्तानी अगर सड़क के रास्ते जाओगे और कुछ हो गया तो दोनों देशों में जंग छिड़ जाएगी। हम तो अमन का पैगाम लेकर जा रहे थे फिलिस्तीन, लेकिन हमको रोक दिया गया था उस वक्त तो जंग हमको जाने नहीं मिला, जंग हम मारे नहीं गए, जंग छिड़ी नहीं, लेकिन आज जंग छिड़ी है। तो आज पाकिस्तान इतने घरेलू खतरों से जूझ रहा है, बहुत घरेलू खतरों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान उसके हाथ से निकले जैसा है। उस देश के एयरपोर्ट या बंदरगाह या बहुत सारी चीजें चीन के पास गिरवी रखी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरा प्रदेश जो है वो बगावत से जूझ रहा है, सरकार नाकामयाब हो चुकी है। एक नाकामयाब सरकार का कोई नाकामयाब नेता, फौजी अफसर हो या निर्वाचित नेता हो, वो क्या कर सकते हैं परमाणु हथियारों का? मुझको बहुत शक है उनकी तर्क संगत और न्याय संगत सोच पर, मुझको शक है। और मैं किसी हिंदुस्तानी की तरह नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों देशों से परे का एक विश्लेषक हूं, लेकिन मुझको खतरा बहुत लग रहा है।
मैं इस खबर को आपको फिर से थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। सुबह पाकिस्तान की सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी, जो कि परमाणु हथियारों को नियंत्रित करती है, उनकी बैठक बुलाई है, फौज ने कहा। और दोपहर को वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसी बैठक से इनकार किया कि न तो ऐसी बैठक हुई है, न ऐसी कोई मीटिंग तय है। लेकिन मैं इस बयान को महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं, वहां के डिफेंस मिनिस्टर के बयान को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं। आप जो परंपरागत हथियार है और फौज है, उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से करीब 9 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन परमाणु हथियार जिस तरह की तबाही लाते हैं और जिस तरह से धर्मांध लोग, अलोकतांत्रिक लोग, तानाशाह लोग किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आत्मघाती काम भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को सामने आकर इन दोनों देशों के बीच चल रहे टकराव को रोकने की जरूरत है। ये दोनों ही देश बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के तो हैं ही, और बहुत सारे हैं, G7 है, कुछ है। इन संगठनों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इन दोनों देशों के जो लोग हैं उनको भी अमन की बात करना चाहिए, जंग को टालना चाहिए। जंग अच्छी चीज नहीं है, आपको बतला सकता हूं मैं। जंग का सबसे बड़ा बोझ देशों के गरीब लोगों पर आता है, जिनकी किसी भी किस्म की रियायत में कटौती करके हथियार खरीदे जाते हैं। पैसे वालों के पैसे से जंग नहीं चलती है। सरकार गरीबों के मुंह का निवाला छीनकर जंग लड़ती है। अच्छी बात नहीं है। ये जो सरहद में बसे हुए जो प्रदेश हैं, सरहद के दोनों तरफ के लोग, उनकी जिंदगियां सबसे पहले जाती है। आज ही जम्मू कश्मीर में एक जगह का एक डिप्टी कमिश्नर, सरकारी अफसर मारा गया पाकिस्तान के हमले में। सरहद के दूसरी तरफ भी मारे जा रहे होंगे लोग। इस जंग को थमना चाहिए, इस जंग को पूरी जंग में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। आपको भी अपनी सरकार के ऊपर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि उसको मजबूरी में आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए जंग को आगे बढ़ाना पड़े। मुझको भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बयान याद आ रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम उस तरह का जवाब देंगे जिस तरह का जवाब हमारी जनता देना चाहती है। ठीक नहीं है ये बयान, ये बयान ठीक नहीं है। आप विविध भारती नहीं हो कि जनता की फरमाइश पे कोई गाना बजाओ। आपको हिंद महासागर का एक सबसे जिम्मेदार और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की जिम्मेदारी भी निभानी है। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि जनता जैसा चाहती है हम वैसा करेंगे। जनता का बस चले तो वो तो किसी बलात्कारी को आरोप लगने से ही उसको सड़क पे, चौराहे पर पत्थरों से मार डाले। जनता हमेशा तर्क संगत और न्याय संगत नहीं होती, वहां भीड़ का दिमाग काम करता है। मैंने इतना कुछ कहा है पाकिस्तान के मंत्रियों के बारे में। मैं हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री की ये बात भी कहना चाहता हूं। जब उन्होंने कही थी तब भी मुझको अटपटी लगी थी। हम वैसा जवाब देंगे जैसा देश की जनता देना चाहती है। जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, इस तरह की बात से काम चलेगा नहीं। उस तरफ से हिंदुस्तान के दूसरी तरफ से परमाणु हथियारों के फतवे आ रहे हैं, परमाणु हथियारों की बैठक तैयारी, कुछ न कुछ सुगबुगाहट चल रही है। और मेरा ये भी मानना है ऐसी हर बैठक मुनादी करके नहीं होती है। हो सकता है पर्दे के पीछे हो रही हो और एक मंत्री खंडन कर रहे हों। कूटनीति में और जंग में हर चीज सच नहीं कही जाती है। यह भी हो सकता है कि ये एक ध्वंस दिखाने के लिए परमाणु हथियारों की बात हो रही है। मैं कोई चीज से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं जंग में या किसी आतंकी हमले में किसी तरह की बददिमागी, बेदिमागी, सनक, नफरत, इसके असर को भी मैं अनदेखा करना नहीं चाहता। हम सब ने सितंबर 11 देखा है न्यूयॉर्क में।
इसलिए मैं दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ लोगों से अपील करता हूं कि अपनी सरकार पर शांति के लिए दबाव डालें, नफरत के लिए, जंग को छेड़ने के लिए, जंग को आगे बढ़ाने के लिए, मटिया मेट कर देने के लिए। आपको लाहौर जाकर कुल्फी और कराची जाकर बिरयानी खाने की इतनी हसरत है तो दोनों देशों के रिश्ते अच्छे करवाइए। उसके बाद अगर आप लाहौर जाके कुल्फी खाएंगे हिंदुस्तान से, वहां आपसे कोई पैसा भी नहीं लेगा अगर पता लगेगा कि हिंदुस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के लोग अगर हिंदुस्तान आएंगे इलाज करवाने के लिए तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी अस्पतालों में पाकिस्तानियों के सब तरह के ऑपरेशन और इलाज होते रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे से सस्ता सामान खरीद बेच सकते हैं। आज जो एक बददिमाग ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया के कारोबार पर खतरा आया है, ये उससे उबरने का वक्त है। मैं डिप्लोमेसी को बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन मैं नफरत के खतरों को जानता हूं। मैं फौजी इरादे वाली जनता के फतवों के खतरों को जानता हूं। मत कीजिए ऐसा। दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। इतने इतने हथियार हैं जिससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है, पूरी दुनिया को। ये चर्चा मत छिड़ने दीजिए। आज सुबह से ये चर्चा छिड़ी है। फिक्रमंद होना चाहिए हमको। सरहद के दोनों तरफ के लोगों को फिक्रमंद होना चाहिए और अमन की बात कीजिए। वही अपनी पीढ़ियों को आप दे के जाइए। नफरत और संघर्ष दे के मत जाइए। बरसों तक चलता है, तबाह हो जाते हैं देश। मत होने दीजिए ऐसा। मैंने आज आंकड़े निकाल के देखे हैं। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान के मुकाबले अधिक क्षमता है, फौजी क्षमता, लेकिन वो तो रूस के पास भी यूक्रेन के मुकाबले बहुत अधिक क्षमता थी। तीसरा साल चल रहा है। मत होने दीजिए ऐसा। आप दूर बैठे हैं अगर सरहद से तो आपकी बाहें ज्यादा फड़कती हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कश्मीर की जनता से पूछिए हिंदुस्तान में, और उसी तरह पाकिस्तान में सरहद से लगे हुए प्रदेशों की जनता से पूछिए क्या उनको भी जंग इतनी अच्छी लगती है, या हम दूर बैठे तमाशबीन की तरह जंग के फतवे दे रहे हैं और फरमाइश कर रहे हैं। अपने देश के मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों पे इतना दबाव मत डालिए कि वो आपसे किसी भी तरह के वायदे करने लगे कि हाँ, जनता जिस तरह से चाहेगी हम उस तरह से हिसाब चुकता करेंगे, उस तरह से जवाब देंगे। नहीं, ऐसा मत करवाइए। सोचिएगा इस बारे में। मेरी बात हो सकता है आपको नफरत, हिंसा और जंग जितनी सनसनीखेज न लगे। नहीं है सनसनीखेज। इसमें चाट की तरह का चटपटापन नहीं है। ये खिचड़ी की तरह कम स्वाद वाली है, बिना चटपटे के है। लेकिन सोच के देखिएगा, डेमोक्रेसी की सेहत के लिए यही ठीक है। आपको ठीक लगे अपने दोस्तों को भी ये लिंक भेजिएगा। समझदारी दिखाने की जरूरत है। आप अपनी पीढ़ियों को क्या दे के जाना चाहते हैं? हिरोशिमा, नागासाकी या न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा क्या दे के जाना चाहते हैं? मत कीजिए ऐसा। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात जिम्मेदारी की लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत नफरत की बातें मत लिखिएगा। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है नफरत। और कोई नसीहत नहीं है। आज का पूरा ये एपिसोड नसीहत का है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हेलमेट की बात मैं अगले एपिसोड में करूंगा। फिर मिलेंगे।